हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। हमने अभी तक करे हैं 96 क्वेश्चन जो कि हमारे आरपीएससी के अंदर आए थे, जो अभी हाल ही में हमारा 29 जून को हुआ था। इनमें हमने एक क्वेश्चन मिस किया था। अगर आपके अभी तक कोई भी क्वेश्चंस में कहीं पे भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ताकि हम उनको डाउट्स को आगे हम इसमें कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि फिर वही होगा कि एक बार ये कंप्लीट होने के बाद 150 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होने के बाद फिर हम अगला पेपर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन कौन सा था? हमारा क्वेश्चन था 94 जो हमने स्किप किया था। ठीक है, गलती से हमारे पास स्किप हुआ था, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 जो कि आपको स्क्रीन पे हर बार की तरह दिख गया होगा, वो कुछ इस तरीके से है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 3 kg and 5 kg आर कनेक्टेड बाय ए मेटल wire going over a smooth pulley. The breaking stress of the metal is, breaking जो stress होगा मतलब कि उतना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएगी? पुली ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, वो कितना दे रखा हमें? 24/पाई इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है हमें यहाँ पे। ब्रेकिंग स्ट्रेस आप सिग्मा से कंसीडर करना एंड देन इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 24/पाई इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ वायर? वायर जो है उस वायर की हमें मिनिमम रेडियस निकालनी है, ताकि यूज्ड इफ इट इज नॉट ब्रेक, ताकि वो क्या हो? ब्रेक ना हो। मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है? हमें जस्ट निकालना है, हमें इसका स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, स्ट्रेस के अंदर हमारे क्या आता है? रेडियस वाला एक पार्ट आता है। स्ट्रेस हमें दे रखा है कि लाइक इतना स्ट्रेस होगा मैक्सिमम जो जाएगा, इससे अगर ऊपर हम जाते हैं तो हमारा क्या होगा? पुली ब्रेक होगी, जो रस्सी होगी वो क्या हो जाएगी? ब्रेक। तो हमारा डायग्राम कुछ किस तरीके से है? यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से बना रखा है। ये हमारी कोई पुली है, यहां से मास है एक, जो कि हमारा कितना है? ये 3 kg मास है। मान लो इसको आप M1 मान लो, M1 मास है। एंड देन अगला मास हमें यहाँ पे ये वाला है, ये कितना है हमारा? 5 kg। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम M2। अब जो इसके ऊपर जो ये पुली है, ये किससे है? अटैच है ऊपर से, राइट? ठीक है, हमें निकालना है जस्ट यहाँ पे, पहले निकालते हैं हम यहाँ पे फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं उसको टेंशन निकालते हैं कि इन वायर्स के अंदर टेंशन कितनी है ना? क्योंकि टेंशन से हमारा सारी चीजें आगे हमारी सोल्व होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि टेंशन कितना होगा। टेंशन कैसे देखेंगे? इस मास की वजह से, इसका जो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? नीचे, जो कि हमारा क्या लगेगा? M2G। इसकी वजह से भी क्या लगेगा? नीचे की साइड M1G। ठीक है, अब याद रखना, लास्ट क्लास में जैसे हमने कोलिजन वाला केस लेके चले थे ना हमने, तो कोलिजन के केस के अंदर हमने क्या बोला था कि अगर दोनों के मास सेम हो तो वो क्या करेगा? अगर अगला वाला रेस्ट में है तो पहला वाला अपनी कंप्लीट एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और खुद रेस्ट में आके अगले वाले को काइनेटिक एनर्जी पूरी प्रोवाइड करा देगा। वहीं अगर उसका मास, पहले वाले का मास ज्यादा हो, दूसरे वाले का कम हो, तो उसको कंप्लीट एनर्जी अपनी ना देके इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करा देगा कि वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, काइनेटिक मोशन में आ जाएगा। एंड देन जो उसके पास रिमेनिंग एनर्जी बची होगी पिछले वाले के पास, उसके अकॉर्डिंग वो उतनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा, है ना? तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा वेट ज्यादा है? 5 kg वेट ज्यादा है। मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, मतलब अगर पुली वर्क भी करेगी तो क्या होगा कि ये वाला मास इधर एक्सेलरेशन होगा हमारा, नॉर्मली जब देखेंगे तो मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास? ये वाली होगी। ऑब्वियसली अगर इसका मास ज्यादा है तो इस साइड में होगा। ठीक है, टेंशन जो लगेगी इसकी वजह से, टेंशन हमेशा अपोजिट लगती है, ये इस साइड लगेगी, इसकी टेंशन क्या लगेगी? इस साइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एक तो आएगी मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी वजह से, और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी हमारे पास इसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? दो इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस वन, इसकी वजह से, इस पार्ट की वजह से, एक पार्ट ये वाला है हमारा, एक पार्ट हमारा ये वाला है। इस पार्ट की वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? M1A है। ठीक है, अब ये M1A कितना होगा?
मतलब इतना होगा ना कि जिस टी लग रहा है अपना ऊपर टेंशन लग रही है, अगर टेंशन में हम ये वाली क्वांटिटी हटा दें जो m1g लग रहा है, तो अगर ये वाली क्वांटिटी हम हटा देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन वाला पार्ट आ जाएगा कि ये इतना एक्सेलरेशन हमारा लग रहा है। मतलब जो टेंशन लग रही है हमारे पास, अगर टेंशन में हम ये नीचे वाला जो वेट है इसको हटा देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया? ठीक है। सेकंड थिंग, एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गई। सेकंड हमारे पास यहां से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, m2a। अब m2a भी इधर लग रहा है, m2g भी इधर ही लग रहा है, तो हम अगर m2g के अंदर से अगर टेंशन हटा दें यहाँ पे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना लगेगा, मतलब यहां से अगर m2g माइनस टी कर दें हम तो हमारे पास यहां से भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई? इनमें कोई डाउट है आपको? अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को इन इक्वेशन से बता देना। ठीक है, हमें यहाँ पे शायद आई थिंक जी की वैल्यू भी हमें गिवन है यहाँ पे। हाँ, इजी करने के लिए, एकदम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें जी की वैल्यू भी दे रखी है। यहाँ पे जी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, क्योंकि ऑलमोस्ट जब हम जैसे कि नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, नेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें हमारे पास टाइम होता है, इनफ टाइम होता है कैलकुलेशंस के लिए, तो वहां पे जो वैल्यू देता है वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है 9.81। बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है तो यहाँ पे 10 दे देता है। अभी हम क्या निकालेंगे, जी की वैल्यू में पता है, m1 m2 की वैल्यू पता है, फोर्स निकालना है तो फोर्स कहां से निकलतेगा, एक्सेलरेशन के थ्रू। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमें पास सारी वैल्यूज है, बस एक टी की वैल्यू नहीं पता, एक ए की वैल्यू नहीं पता, तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। कैसे कि मान लो कि इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ इक्वेशन किसमें बचेगी, मास के अंदर बचेगी, ए के अंदर बचेगी और जी के अंदर बचेगी। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो करते हैं इसको सोल्व, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ही कर देते हैं ना, एकदम इजी वे रहेगा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या बच जाएगी, यहाँ पे m1a m2a इक्वल्स टू में यहां से आ जाएगा m2g m1g। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या जाएगा यहां से, m2 माइनस m1 m1 प्लस m2 जी। यहां पे आप इस चीज से बिल्कुल मत घबराना कि सर हम ये डायरेक्शन में अगर हमारे से गलती हो गई कि लाइक हमने एक्सेलरेशन इस तरीके से मान के ऊपर की तरफ मान लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, बस वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव क्या दिखाएगा, हमें डायरेक्शन दिखाएगा कि हमने डायरेक्शन के लिए गलत लिए। ये हो गया। यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे अगर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m2 हमें दे रखा है 5 माइनस 3 डिवाइड्स में 5 प्लस 3 एंड जी की वैल्यू में दे रखी है 10, तो ऊपर हो गया 2 इंटू 10 डिवाइड्स में 8। सो 20 डिवाइड्स में 8 कितना होगा हमारे पास, ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, 2.5 होगा ना, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। हमें बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। फोर्स एक तरीके से आप ये मान सकते हो, जो पुली वाला केस आ रहा है, तो जो स्ट्रेस होता है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगता है, वो क्या लगता है स्ट्रेस, हमारे पास क्या होता है, जो हमें यहाँ पे स्ट्रेस दे रखा है, ये स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और जो फोर्स होता है वही क्या होती है, हमारी टेंशन होती है। यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा इसके लिए, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ निकालना क्या है, एरिया निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ कि लाइक एरिया क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे तो वायर है ना, वायर पे भी, वायर को अगर आप एकदम ऐसे देखोगे तो क्या बनेगा, सर्कुलर सर्कल बन रहा है ना, तो सर्कल के अकॉर्डिंग पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, हमें निकालना है फोर्स टी की वैल्यू। हमारे पास अब कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लो, इक्वेशन नंबर सेकंड लो, डजंट मैटर, दोनों से टी की वैल्यू सेम आने वाली है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम करते हैं इसको सोल्व। इक्वेशन नंबर जब फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 इंटू में 2.5 इक्वल्स टू टी माइनस 3 इंटू 10। सो टी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, सॉरी 7.5 प्लस 30, दैट मीन 37.5 न्यूटन। अब बोलोगे सर आपने तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाला है, सेकंड से अगर गलत अलग आ गई तो इक्वेशन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर सेकंड से m2 की वैल्यू क्या देखी थी, 5 इंटू 2.5 इक्वल्स टू में 5 इंटू 10 माइनस टी।
सो दैट यहाँ से टी क्या आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा 12.5 विच इज 37.5 न्यूटन। दोनों से सेम आई है वैल्यू। टेंशन आ गई, स्ट्रेस हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, ये मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है ये वाला, तो कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां से जब स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टी डिवाइड्स में पाई आर स्क्वायर, एंड ये लेस देन इक्वल्स टू होगा 24 डिवाइड्स में पाई इंटू 10 टू पावर 2। अब बोलोगे सर लेस देन इक्वल्स टू क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है बिकॉज ऑफ द इससे ज्यादा वैल्यू हम जब रेडियस की वैल्यू निकालेंगे ना तो उसमें एक हमें लिमिट दे रखी है कि मैक्सिमम मिनिमम रेडियस हमें निकालना है कि इससे ज्यादा अगर रेडियस हम लेते हैं, इससे कम रेडियस लेते हैं तो टूट जाएगी। तो उसके केस के अंदर है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू, पाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा टी की वैल्यू में दे रखा है 37.5 डिवाइड्स में 24 इंटू 10 टू पावर 2 which is 37.5 divides में 24 into 10 to power minus 2। So R की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगी जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आती है 0.125 मीटर। हमें आंसर्स में दे रखा है यहाँ पे 0.15 मीटर के अंदर तो नहीं है, अगर पॉइंट्स के अंदर हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर इसका, इसको अगर हम लिखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 12.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ऑप्शन कोई मैच हो रहा है यहाँ पे? या ऑलराइट, हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर क्वेश्चन हुआ हमारा। ये क्वेश्चन था हमारा 94 जो हमने लास्ट क्लास में छोड़े थे हम। ठीक है, अब आते हैं आज की हम क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी आज का क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें दे रखा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए लिक्विड इज इन एक सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दे रखा है जिसके अंदर एक लिक्विड है ना। जैसे कि आप मान सकते हैं कि आपके पास कोई ग्लास है और ग्लास के अंदर आपने लिया पानी लिया है ग्लास के अंदर, ठीक है। विच इज बीइंग रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। द लिक्विड राइज अलोंग द वॉल if r is the radius of container and speed of rotation per second is n, then find the difference of height of liquid between the center and the side। मतलब यहाँ पे इतना सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हमें कोई कंटेनर दे रखा है जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। इसके अंदर स्टार्टिंग में हम क्या ले रहे हैं, पानी हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमने उसमें नहीं करते, जैसे कि ग्लास में पानी लेते हैं फिर ग्लास का पैसे थोड़ा हिलाना फिर नॉर्मल रखना है। एक्सिस के अलोंग तो हमें मोटर चाहिए कि ऐसे हिला सकते हैं आप एक्सिस के अलोंग, तो जब आप उसको ऐसे हिलाओगे एक ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, दोनों डायरेक्शन के अंदर नहीं, एक ही डायरेक्शन के अंदर जब आप उसको रोटेट करोगे तो उसके केस के अंदर क्या होता है, ये तो बिफोर रोटेशन था, रोटेशन जब उसका करते हैं तो उसके केस के अंदर हमारा क्या जाता है, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, मतलब बीच में से तो क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, और ऊपर से क्या हो जाता है, ये साइड से पानी ऊपर लग जाता है, इसके बीच से क्या होता है, ये ऐसे कर्व आकार में जाता है, ये है ना, ऐसा देखा होगा ना आपने। तो हमारी जो ओरिजिनल हाइट थी इसकी, ये वाली, ये हाइट तो कितनी अपनी h है, और जो ये वाली हाइट बच जाती है अंदर वाली, ये है हमारे पास h प्राइम। पूछा यहाँ पे क्या है, हमसे यहाँ पे पूछा है डिफरेंस ऑफ हाइट h ऑफ लिक्विड बिटवीन द सेंटर एंड द साइड, ठीक है। h डिस्टेंस थी, मान लो स्टार्टिंग में, सॉरी हाइट थी। अब यहाँ पे जब इसको हमने रोटेट किया तो नीचे से अगर बीच से हाइट कम हो रही है तो ऑब्वियसली साइड से हाइट ज्यादा होगी, तो साइड की हाइट यहाँ पे h डैश अगर इसको मान रहे हैं, h प्राइम अगर इसको लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, h डबल प्राइम। हमें क्या निकालना है, हमें जिस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द कंटेनर रोटेट, लिक्विड इज इन द सिलेंड्रिकल सिलेंडर, it start rotating around its vertical axis
और ड्यू टू द रोटेशन द लिक्विड क्लैंप अप अलोंग वॉल एंड गोज डाउन एट द सेंटर। ये होता है, आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल करके भी ये चीज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो होता है ना, हमारे पास क्या होता है कि जो लिक्विड पार्टिकल अब सर्कुलर मोशन में करेंगे, और सर्कुलर मोशन में जब करते हैं तो उसके अंदर हमें पता है एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इसको बाहर की तरफ पुश करता है, ठीक है, लिक्विड को। बट अब क्या हुआ ना कि देन द सरफेस बिकम्स कर्व्ड लाइक ए बाउल, ठीक है, पैराबोलिक बन गई। तो एट एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस द स्लोप ऑफ द लिक्विड सरफेस। अब यहाँ पे जो हमारा लगता है ना स्लोप, जो स्लोप की इक्वेशन होते हैं यहाँ पे, वो हमारा क्या होता है ना कि जो ये वाला पार्ट है, जब वो करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे लगेगा, तो जो इसको बैलेंस आउट करता है हाइट को, और यहाँ पे इसकी क्या होगी रेडियस को, ये कौन करेगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में जी। जी हमारा क्या है, ग्रेविटी, ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारा एंगुलर स्पीड, आर क्या है हमारा पास डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब रेडियस है ना एक तरीके से हमारे पास ये वाली, यहाँ पे मान लो ये वाली रेडियस आर। हमें क्या निकालना है, हमें जस्ट ये निकालना है, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो रेडियस हमारे पास क्या होगी 0 to r, और आई थिंक स्मॉल r में दे रखा है, हाँ 0 to r, ठीक है। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dh इक्वल्स टू में ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी r dr, तो यहाँ से h हमारे पास आ जाता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी 0 to r r dr। जब इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी आर स्क्वायर डिवाइड्स में 2, ठीक है। अब हमारे पास एंगुलर स्पीड भी दे रखी है। एंगुलर स्पीड हमें इसने क्या बोला है कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ कंटेनर एंड स्पीड ऑफ रोटेशन पर सेकंड इज एन, स्पीड जो दे रखी पर सेकंड कितना दे रखी है, एक सेकंड के अंदर कितना दे रखी है उसमें स्पीड, मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हो रोटेशन देखना है, कंप्लीट रोटेशन कितने हो रहे हैं, रोटेशन एक सेकंड के अंदर अगर वो मान लो कि लाइक एन रोटेशन कर रहा है, तो एक सेकंड के जब अंदर एन रोटेशन कर रहा है तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन 2 पाई एन, ठीक है ना, 2 पाई एन होगा, एक सेकंड दे रखा है, नीचे डिवाइड्स में टी आता है ना 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू 1 होगी। तो ये क्या दे रखा है ओमेगा की वैल्यू, जस्ट हमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड्स में 2g, तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड्स में जी। कोई ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, यस ऑप्शन नंबर 4 पाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसको काटेंगे नहीं, मतलब 2 से 2 नहीं काट रहा है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड्स में 2g हमारा यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है इससे, ठीक है ओके। अब करते हैं अगले क्वेश्चन पे बात। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 98, ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 0.02 सेंटीमीटर balances the excess pressure inside a shock bubble of radius 5 mm, ठीक है। लिक्विड कॉलम हो, हाइट उसकी दे रखी है हमें 0.02, शॉक बबल हमें दे रखा है जिसकी रेडियस में दे रखी है 5 mm। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ शॉक सॉल्यूशन इज 0.03, सरफेस टेंशन भी हमें दे रखी है, सॉफ्ट जो बबल दे रखा है ना साबुन का जो गुब्बारा है, साबुन के गुब्बारे की हमें सरफेस टेंशन भी हमें दे रखी है। तो क्या है 0.02 ऊंचाई वाला एक द्रव स्तंभ 5 mm त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब को संतुलित करता है। यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.03 नैनो न्यूटन पर मीटर है तो द्रव का घनत्व क्या होगा, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दो चीजें दे रखी है, दो प्रेशर हमें दे रखे हैं। एक प्रेशर होता है एक्सिस प्रेशर ऑफ शॉक बबल, एक्सिस प्रेशर ऑफ शॉक बबल क्या होता है, इसको एस से आप डिनोट कर सकते हो। एक्सिस प्रेशर ऑफ शॉक बबल हमारा जो होता है वो क्या होता है 40 अपॉन में आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड चीज इसने देखी थी लिक्विड कॉलम को, यह जिसकी हाइट हमें दे रखी है, तो जब लिक्विड कॉलम की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो हमारा एक्सिस प्रेशर लगता है ना, जो बैलेंस आउट हो रहा है लिक्विड कॉलम की वजह से, वो किससे हमें लगता है
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो लिक्विड कॉलम होगा ना वहां पे हमारा कौन सा लगेगा, लेकिन जो इसको बैलेंस आउट कर रहा है, एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज बैलेंस आउट दिस फोर्स, जो कि हमारा क्या होता है, पी की जो वैल्यू होती है ना बैलेंस आउट फोर्स की, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सबको पता है, रो जी एच। ऑलराइट, क्या करना है, दोनों बैलेंस आउट करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, रो जी एच इक्वल टू में 4t अपॉन आर। सो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4t अपॉन में जी एच आर। 4 दे रखा है, टी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है टी यहाँ पे 0.03, जी हमें पता है 10, हाइट हमें दे रखी है यहाँ पे 0.02 एंड आर हमें दे रखा है यहाँ पे, और हाइट हमें जो दे रखी है वो कितने में दे रखी है, सेंटीमीटर में। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻²। हाइट हमें दे रखी है 5 मिलीमीटर, वही सेम चीज मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ जब इस कंप्लीटली इक्वेशन को, इस कंप्लीटली फॉर्मूला को हम सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.12 करते हैं जहां तक हमसे सोल्व होता है। यहां से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 10⁻⁻1 -1 -4 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻4 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.02, हाँ 0.002, और इसको 10 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻4। गलती क्या की हमने यहाँ पे, ओके राइट राइट राइट, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 10⁻3 के अंदर दे रखा है, ठीक है सारी चीजें। यहाँ पे क्या दे रखा, तो इसको करेंगे तो 12 इंटू 10⁻3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर दे रखा है ना हमारे पास रो के अंदर, तो रो के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी kg/m³। अब आप बोलोगे सर इसमें एग्जैक्ट आंसर तो कोई मैच हो ही नहीं रहा है, इसमें एग्जैक्ट आंसर हमारा कौन सा मैच हो रहा है, 12.2। अब ये 12.2 कब आएगा, जब हम यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जी की वैल्यू हमने क्या लेके चले, यहाँ पे 10 लेके चले हैं, अगर इसकी वैल्यू हम 9.81 लेके चलते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर 12.2 आ जाता है। बट हमें क्या लेना देना है, हमारे पास जस्ट एक आंसर आना चाहिए जो उसके आसपास आ जाता है। ऐसा नहीं होगा आपके पास कभी भी कि 12.2 भी दे रखा है और 12 भी दे रखा है, ठीक है, ये बेवकूफी कभी नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे। Next question 99. A gas of molecules each have a mass m is in thermal equilibrium at a temperature T. Let Vx, Vy, Vz be the Cartesian components of velocity v of a molecule. The mean value of Vx minus alpha Vy plus में beta Vz. मीन वैल्यू पूछा है हमसे, मीन वैल्यू इतना एकदम रद्दी क्वेश्चन है ये वाला। तो v माइनस में अल्फा, सॉरी Vx है ना, आई थिंक ये Vx माइनस अल्फा Vy प्लस बीटा Vz, Vx माइनस अल्फा Vy प्लस में बीटा Vz का स्क्वायर है। हमसे जस्ट क्या पूछा है, इसका मीन पूछा है, ठीक है, मीन मतलब मीन वैल्यू। क्या करेंगे, अंदर वाले सारी क्वांटिटीज को ओपन कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Vx स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं आप, पता है क्या करना है, इसको जब भी ऐसे तीन को क्वांटिटी जाए तो आप दो चीजों को एक साथ ले लिया करो। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं इन दोनों को एक साथ a मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं b। तो जब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Vx माइनस में अल्फा Vy का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर Vz स्क्वायर प्लस 2 Vx माइनस में अल्फा Vy एंड बीटा Vz। ऑलराइट, फिर इसको हम ओपन कर लेंगे तो क्या जाएगा, Vx स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर Vy स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा Vx Vy प्लस बीटा स्क्वायर Vz स्क्वायर
प्लस यहां से इसको ओपन करेंगे तो 2 बीटा Vx Vz माइनस में 2 अल्फा बीटा Vy Vz, और इसका हम क्या ले रहे हैं, मीन। अब जब मीन को हम अलग अलग करेंगे ना तो हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब इसका मीन हो जाएगा प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, सबका अलग अलग कर लेते हैं। जब सबका अलग अलग लिखेंगे तो Vx का स्क्वायर प्लस अल्फा तो कांस्टेंट है तो अल्फा स्क्वायर बाहर लेंगे, Vy का स्क्वायर माइनस यहां से क्या जाएगा 2 अल्फा Vx Vy का मीन प्लस बीटा स्क्वायर Vz का स्क्वायर 2 बीटा, और मीन का साइन आएगा ये Vx Vz माइनस में 2 अल्फा बीटा Vy Vz। ऑलराइट, अब हमें पता है जब हम सिंगल क्वांटिटी या फिर इन दोनों का मल्टीपल लेते हैं, अलग अलग का मीन जो लेते हैं, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0। आंख बंद करके 0 कर देना ये चीजें तुम्हें। तो हमारे पास 3 चीजें बची है वहां पे बस, एक Vx स्क्वायर प्लस Vy और Vz, और जो इनकी वैल्यू होती है, मतलब Vx स्क्वायर इक्वल्स टू होता है Vy स्क्वायर इक्वल्स टू होता है Vz स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, सॉरी KT/m इनकी वैल्यू। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, KT/m प्लस अल्फा स्क्वायर KT/m प्लस बीटा स्क्वायर KT/m, सो दैट यहां से क्या आ जाएगा KT/m 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, KT/m 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? या राइट, ऑप्शन नंबर 3 पूरा का पूरा मैच हो रहा है। अगर आपने क्वेश्चन किया है आप होते हो सिलेक्ट पढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। चलो फाइनली आज हम 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए। इसमें है कि 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस। 1 मोल है मोनो एटॉमिक गैस का, 2 मोल है डायटोमिक गैस के नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। मोलर स्पेसिफिक हीट हमसे पूछा है यहाँ पे, और किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, मिक्सचर का पूछा है, अकेले का नहीं पूछा है यहाँ पे। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें दे रखा है 2 चीजें। पहला प्राणी हमें 1 मोल का N1 मान लो इसको, जिसकी स्पेसिफिक हीट मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक की स्पेसिफिक हीट क्या होती है 3/2 R। दूसरा में दे रखा है डायटोमिक 2 मोल है इसके स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये आप मान लो 1, ये डबल डैश 5/2 R। 5/2 R किसके केस के अंदर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। जब यही टेम्परेचर हम हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, जो कि हमारा अभी 28 जुलाई को जो हमारा CSIR का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन आया था। उसके अंदर जस्ट हमसे इतना सा पूछा था कि वहां पे कंडीशन दे रखी है हमें, KT इज मच ग्रेटर देन Hmu। बस इस कंडीशन को देख के आपको ये पता लगाना था कि वो हाई टेम्परेचर के लिए पूछ रहा है। हाई टेम्परेचर के केस के अंदर CV हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाता है 7/2। ठीक है, तो CV अगर 7/2 है तो CP क्या हो जाएगा 9/2। फिर हमसे वहां पे क्या पूछा था, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे, फिर 9/7। ठीक है, तो ये पूछा है, और हमसे पूछा है इसका मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट। तो C मिक्सचर क्या होता है, मतलब दोनों को मिला दो, ये क्या हो जाएगा CV डैश प्लस N2 CV डबल प्राइम डिवाइड्स में N1 प्लस N2। वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3/2 R 2 इंटू 5/2 R डिवाइड्स में 1 प्लस 2। तो यहां से जब इसको सोल्व करते हैं अपन, क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 3/2 R 10/2 R 3। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 13 डिवाइड्स में 2 नीचे 6 6। हाँ, 13 डिवाइड्स में 6। या ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस
स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें दे रखा है 2100 जूल्स केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें दे रखा है 3.36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल पर केजी। हमसे यहाँ पे पूछा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, ठीक है। हमसे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है एम की वैल्यू, मास दे रखा है हमें 1 केजी ऑफ आइस है। इनिशियली जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें दे रखा है 2100 जूल केजी इनवर्स कैलोरी इनवर्स। लेटेंट हीट हमें दे रखी है 3.36 10 टू पावर 5 जूल पर केजी। हमें जस्ट पूछा है कि ये आइस है, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए। मतलब एक तरीके से आप ये मान लो सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, -10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें आइस। पहले तो आइस क्या होगा 0 डिग्री से आइस बनेगी, फिर 0 डिग्री के बाद आइस के बाद क्या बनेगा, ये पानी में कन्वर्ट होगा। जो कि इसको पानी में कन्वर्ट करने के लिए जो क्या होता है हीट जो देते हैं हम इसको क्या बोलते हैं लेटेंट हीट, या फिर हम बोलते हैं उसको गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा इसलिए क्योंकि वो हीट हमें अलग से नहीं दिखती, 0 डिग्री पे ही रहती है, ठीक है। बस वो एक तरीके से क्या होता है फेज इसका चेंज होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज होते नहीं है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हम देखेंगे क्यू। एक और चीज याद रखना, इन दोनों का जब आप टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर को हमेशा थर्मो के अंदर जब भी हम यूज लेंगे किसमें लेंगे केल्विन के अंदर लेंगे, ठीक है। तो 10 डिग्री के लिए -10 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 263 केल्विन, और ये हो जाएगा हमारे पास 273 केल्विन, ठीक है। 273 ऐड ऑन कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट वन के लिए, तो जो स्पेसिफिक हीट होगी हमारे क्या होता है CVDT। और जहां से जब ये चेंज हो रहा है ये वाली चीज, टेम्परेचर कहां से चेंज हो रहा है -10 से, मतलब 263 से कहां पे जा रहा है 273 प्लस लेटेंट हीट हमारी क्या है ML, यहाँ पे भी M आता है बेसिकली, ठीक है। ये होता है हमारा ओके। कुछ नहीं करना, वैल्यूज में दे रखी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। M की वैल्यू 1 दे रखी है, स्पेसिफिक 2100 दे रखी है। T का जब हम करेंगे तो T आएगा, जब हम लिमिट्स रखेंगे तो इसका क्या जाएगा 273 माइनस 263 प्लस M इक्वल टू 1 दे रखा है, ये वो 3.36 इंटू 10 टू पावर 5। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 21000 प्लस, क्योंकि 2100 ये वाला यहाँ से 10 आ जाएगा तो 10 ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज दे रखी है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 336000। इन तीनों को ऐड ऑन करते हैं, इन तीनों को ऐड ऑन जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 357 जूल। 357 3.57 इंटू 10 टू पावर 5, क्या लिखेंगे इसको 3.57 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है, आंसर नंबर 4 कर लीजिए इसको कॉपी। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 102। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस इज गिवन बाय PV इक्वल्स टू में A 1 प्लस में B अपॉन B। A और B क्या दे रखा है यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट्स। इफ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस चेंज फ्रॉम V1 टू V2 इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है हमें। जस्ट हमसे क्या पूछा वर्क डन बाय द गैस इज, वर्क डन पूछा है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। अब हमसे क्या पूछा है ना यहाँ पे वर्क डन बोला है इसने। वर्क डन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल है नहीं, टेम्परेचर हमें कोई दे नहीं रखा। वर्क डन जो हमारा होता है वो क्या होता है हमारा PdV, और जो यहाँ पे चेंज हो रहा है वो क्या से चेंज हो रहा है V1 से V2 के अंदर। मजे की बात तो ये थी कि यहाँ पे PV की वैल्यू हमें दे रखी थी।
करना क्या है, बस हमें यहाँ से p की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करनी है और इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो करते हैं इसको, v1 से v2 a अपॉन v, 1 प्लस में b डिवाइड में v dv। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये v1 से v2 a अपॉन v ab अपॉन में v स्क्वायर dv। दैट मीन यहां से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a ln v v1 से v2 माइनस ab डिवाइड में v v1 से v2। तो यहां से क्या जाएगा, a ln v2 डिवाइड में v1 माइनस में ab हम बाहर लेंगे तो क्या जाएगा, 1 अपॉन में v2 माइनस 1 अपॉन में v1। कुछ इस तरीके से आंसर आपके पास आ रहा है। या ऑप्शन नंबर 4 बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, अरे तो क्या हुआ, ऐसे तो हम तो एक्सपर्ट होती है फिजिक्स वाले की हम एक बार आंसर आने के बाद फॉर्म तो हम कैसे भी चेंज कर लेते हैं, उसकी अंदर से माइनस बाहर लेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 एग्जैक्टली यहाँ पे मैच होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि इसमें हमें दे रखा है at 1600 Kelvin maximum energy radiation is emitted by a black body at wavelength of 2 micrometer, then the corresponding wavelength at 200 Kelvin will be। ठीक है, ब्लैक बॉडी दे रखा है और ब्लैक बॉडी के केस के अंदर जब भी हमारे पास टेम्परेचर और वेवलेंथ की बात आती है तो टेम्परेचर और वेवलेंथ के केस के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज तो हमें दे रखी है कि T1 टेम्परेचर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 1600 केल्विन, जिसके रिगार्डिंग वेवलेंथ जो हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें 2 माइक्रोमीटर। सेकंड थिंग हमें दे रखी है टेम्परेचर 200 केल्विन और लैम्डा 2 हमसे यहाँ पे पूछा है। ब्लैक बॉडी दे रखा है, ब्लैक बॉडी के अंदर तो हम वैसे भी जानते हैं जो लैम्डा मैक्सिमम होता है इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों का कांस्टेंट होता है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लैम्डा मैक्सिमम मान लो इसको 1 T1 इक्वल्स टू में लैम्डा 2 T2। सो दैट यहाँ से हमारे पास क्या निकालना है, हमें सिर्फ लैम्डा 2 निकालना है। तो लैम्डा 2 क्या जाएगा, लैम्डा 1 T1 डिवाइड में T2। लैम्डा 1 क्या दे रखा है 2 इंटू T क्या दे रखा है 1600 2000 2 एकम 2 2 एकम 2 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20 4 चौके 16 25 एकम 25 25 एकम 25 25 5 25 से 150 2 पंजे 10 2 8 है 16। तो हमारे पास लेमडा 2 पॉइंट्स में दे रखा है नहीं यहाँ, तो यहाँ से लेमडा 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा 2 हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 और 30 माइक्रोमीटर 1.6। ऑप्शन नंबर 2, ज्यादा कुछ करना नहीं था इसके अंदर, आराम से ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया था ये वाला, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 104। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास इज इंसिडेंट एट ए हॉरिजॉन्टल ग्लास एयर इंटरफेस एट क्रिटिकल एंगल सी। मतलब हमें यहाँ पे दो डायग्राम दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। एक हमें क्या दे रखा है, ए रे ऑफ ग्लास ट्रेवलिंग इन ग्लास है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास के अंदर ट्रेवल करती हुई आती है और इंसिडेंट एक हॉरिजॉन्टल ग्लास एयर इंटरफेस पे वो टकराती है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे। अब क्रिटिकल एंगल पता है क्या होता है, क्रिटिकल एंगल में दैट मीन होता है कि हमारे पास उस एंगल पे टकराएगी, उसके बाद जो रे होगी वो 90 डिग्री पे निकल जाएगी, वो रिफ्लेक्टेड जो रे होगी ना वो 90 डिग्री पे जाएगी, ठीक है, उसका हमें एंगल पता होता है। नाउ ए थिन लेयर ऑफ वाटर
इज प्लेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस। अब इसके ऊपर क्या किया, पहले तो एयर थी, एयर के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेयर बना दी हमने पानी की, है ना। इफ द इफ द रिफ्लेक्टेड रेन वाटर मेक्स एंगल आई, आई का एंगल बनाती है विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ, ठीक है। देन हमें यहाँ पे आई निकालना है कि आई क्या होगा। हमें यहाँ पे पहले तो हमें ये देखना है कि क्रिटिकल एंगल क्या है ये, है ना। क्रिटिकल एंगल के बाद फिर हमारा जो अभी तक एयर के साथ हमारा लफड़ा चल रहा था, एयर को हटा के हमने क्या ला दिया, यहाँ पे वाटर को ला दिया, फिर हमसे यहाँ पे एंगल पूछ लिया। मतलब आपको समझाता हूं, हमें क्या दे रखा था कि कोई एक सरफेस है ये वाली, यहाँ पे एयर है और ये क्या है, ग्लास है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल, यहां से कोई रे आती है किस पे, क्रिटिकल एंगल पे, और वो यहां से चली जाती है, चलेगी 90 डिग्री एंगल बना लिया, ठीक है। सेकंड केस, ये तो हो गया एक। सेकंड के अंदर हमने क्या किया, सेम चीज है ये वाली, बस इसके ऊपर हमने ग्लास स्लैब, दूसरी पानी भर दिया इसके ऊपर हमने, एक पानी की ये स्लैब लगा दी हमने, ये है ना। तो सेम चीज है, ये नॉर्मल होगा हमारा, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ग्लास, ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, वाटर, और ये हमारे पास एज इट इज जो ऊपर का बचेगा एयर। अब यहां से ये वाला एंगल आता है, सेम क्रिटिकल एंगल पे आती है, मतलब उसके लिए वो क्रिटिकल एंगल हो गया। इसके केस के अंदर देखते हैं कि कौन सा एंगल होता है, ठीक है। सेम ये इस एंगल पे आती है, बट इस केस के अंदर क्या होता है, ये ऐसे ना जाके के बाद क्या हुआ, इस एंगल पे यहाँ पे निकल गई है, आई एंगल बना के, है ना। और इसने पूछ लिया जस्ट हमें आई की वैल्यू बतानी कि आई क्या है, जो यहाँ पे दोनों के में एंगल है ना सी, ये दोनों के दोनों सेम है, हमें जस्ट यहाँ पे एंगल बताना है कि एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, ठीक है। ये मान लो आप N1 है, ये N2 है, और वाटर ऐड कर दिया तो N3 हो गया। पहले इसका केस लेते हैं, वही स्नेल लॉ लगाते हैं। स्नेल लॉ क्या होगा, N1 साई C इक्वल्स टू में N2 साई, R जो होगा आपकी बात, N2 साई क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्रिटिकल एंगल पे जो रिफ्रैक्ट एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यहां से हमारे पास साइन सी क्या हो जाएगा, N2 क्या है हमारे पास, एयर में, N1 हमारे पास क्या है, ग्लास में। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, Na का हमें पता होता है, एयर का तो 1 होता है, और Ng का क्या होगा, 3/2, 1 डिवाइड में 3/2, दैट मीन 2/3, ठीक है। साइन सी की वैल्यू आ गई, ओके। हम निकालते हैं यहाँ पे, अब ये वाला क्रिटिकल एंगल आ गया, मतलब इस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें निकालना आई की वैल्यू। सेम स्नेल लो यहाँ पे लगा देते हैं। अब की बार N1 क्या देखा हमें, ग्लास, Ng साइन सी, NW साइन आई। तो हमें निकालना है आई की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो यहां से क्या हो जाएगा, Ng डिवाइड्स में NW साइन सी। Ng क्या दे रखा है, Ng हमें दे रखा है 3/2, NW दे रखा है 4/3, 3/2 4/3, और ये हमारे पास आ गया 2/3। तो इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, 3/2 इंटू 3/4 इंटू 2/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3/4। एंगल क्या हो गया हमारे पास, आई की जो वैल्यू आ जाएगी, यहां से क्या जाएगी, साइन इनवर्स 4/3, सॉरी 3/4, साइन इनवर्स 3/4। ऑप्शन नंबर 1 मैच हो गया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, बस जस्ट हमें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको पहले समझना था कि क्या निकालता है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
flint glass for red, yellow and violet line are 1.613, 1.620 and 1.632 respectively. Then the dispersive power of flint glass will be, यदि लाल, पीले, बैंगनी प्रकाश के लिए फ्लिंट ग्लास के अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या दे रखे हैं हमें? 1.613, 1.620 और 1.632। तो फ्लिंट ग्लास की विक्षेपण क्षमता कितनी होगी? डिस्पर्सिव पावर। रेड के लिए हमें दे रखा है वॉयलेट के लिए दे रखा है येलो के लिए दे रखा है। इसमें कुछ नहीं करना, डिस्पर्सिव पावर को फ्लिंट ग्लास के लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए याद रखना डिस्पर्सिव पावर का फिक्स फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमारा डिस्पर्सिव पावर डी क्या हो जाएगा? NV माइनस NR NY माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जाएगा हमारे पास 1.632 माइनस 1.613 डिवाइड में 1.620 माइनस 1। करते हैं इसको सोल्व, तो यहाँ से तुम्हारा जाएगा कितना? 0.019 डिवाइड्स में 0.620। इसको डिवाइड करना है हमें, डिफरेंशिएट करके हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.0306। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा बहुत है 106। Two thin lenses of focal length f1, f2 are placed at a distance d apart along the same optical axis. The equivalent focal length f of the combination is given by। अरे ये तो एकदम सिंपल था, x डिस्टेंस मतलब d डिस्टेंस दोनों के बीच की है और हमें क्या निकालना है? उसके जस्ट बीच की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी वो निकालनी है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कुछ नहीं होता, इसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है f1 प्लस में 1 में f2 माइनस d डिवाइड्स में f1 f2। वन लाइन आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला था 105 के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 105 ने 106 के लिए, ये कौन सा था? 105 नहीं, 106 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है इज 40 सेंटीमीटर and refractive index of its material is 1.5. The radius of curvature of its convex plane surface is। हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है इसके लिए, लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है, जब भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है, कोई भी हमें सरफेस, कोई भी हमें मीडियम दे रखा होता है, वहां पे जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है तो उस केस के अंदर, ठीक है, जो हमारा लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 1 में f इक्वल्स टू में n-1, 1 में r1, 1 में r2। ठीक है, हमें दे रखा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के केस के अंदर जो r2 डिस्टेंस होगी ये क्या होता है? ये होती है हमारे पास इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दैट मीन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0। किसके केस के अंदर? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ठीक है, एंड रेडियस इनफाइनाइट होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस के लिए क्या होता है ना कि जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अगर कर्व्ड होती है तो कर्व्ड के लिए हम यहाँ पे रेडियस निकालते हैं इनफाइनाइट। यहाँ से वैल्यू हमें f की वैल्यू पता है, यहाँ पे 1 ऑफ f क्या दे रखा है हमें? यहाँ पे f दे रखा है 40 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में आंसर निकालना है तो हमें यहाँ पे यूनिट भी कन्वर्ट नहीं करनी है इनकी। म्यू दे रखा है 1.5 माइनस 1 n2 में 1 में r1। r1 की वैल्यू यहाँ से सोल्व करते हैं। r1 की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? r1 इक्वल्स टू में 40 इंटू 0.5
दैट मीन 0.5 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पासेस थ्रू टू कोएक्सियल पोलरॉइड्स P1 and P2, द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P2 इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री। मतलब P1 और P2 दो से निकलती है, बट जो P1 है ना वो नॉर्मली देता है, ठीक है, बट जो P2 है वो P1 के रेस्पेक्टिव में 30 डिग्री पे रोटेट करता है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर P2? समझते क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बेसिकली हमें दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखे, सुनिए दो पोलराइड दे रखे हैं हमें पास, एक दो, ठीक है। ये तो क्या है अपने नॉर्मल पे आराम से यहां से लाइट आई ये वाली, जब इसमें से जा रही है तो जो ये वाला है ये कितने पे रोटेट हो जाता है, ये 30 डिग्री पे, हाँ कितने पे रोटेट हुआ ये 30 डिग्री पे, और यहां से फिर वो निकलती है। तो अगर हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है आई, और जो एंगल ये बना रहा है वो कितना बना रहा है यहाँ पे, अगर ये रोटेट नहीं हो रहा है मतलब ये सीधा है ये ऐसे कैसे, तो एंगल कितना हो रहा है यहाँ पे इसका 90 डिग्री, जी ये वाला है हमारे पास 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री अगर एंगल है हमारे पास तो यहाँ से क्या होता है हमारे पास, बस इसका जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो पोलराइज हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है I0/2। जब आगे आता है ये, तो आगे आने पर क्या होता है ना, इसके साथ आगे आने पर इसके साथ एक फैक्टर और ऐड होने लगता है, मतलब ये तो आएगा प्लस में जो एंगल QR हो गया, एंगल ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा एंगल पे जो रोटेट किया है ये, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे दे रखी है I0/2, थीटा क्या है cos 30 कितना होता है √3/2। मैंने कल मतलब लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसके अंदर मैंने बताया था आपको ये बात। तो 3I0/8, 3I0/8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया हमारा करेक्ट वन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 109, 3 आइडेंटिकल चार्ज इक्वल ईच इक्वल्स टू Q। 3 आइडेंटिकल चार्ज है, तीनों के तीनों इक्वल है, जो चार्ज क्या है हमारे पास Q है, आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ओके। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि लाइक सारे के सारे चार्ज हमारे क्या है आइडेंटिकल है, एक ही चार्ज है और एक सिमेट्री के अंदर वो प्लेस्ड है, ठीक है। जैसे लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमें दे रखा है Q Q Q, सिमेट्री के अंदर प्लेस्ड है। इसकी जो हमें साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है A, हमें यहाँ पे साइड इसकी गिवन है। कोई चार्ज यहाँ पे प्लेस किया जाता है कहां पे, सेंटर में इसके। अब पूछा है कि इस सेंटर पे जो चार्ज हम यहाँ पे दे रहे हैं, इस चार्ज की वजह से जो इसका कंप्लीट नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। पहले तो डायरेक्ट आपको बता दो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें एक सिमेट्री दे रखी है, अब ये ट्रायंगल अगर फोर्थ का दे रखा हो, मतलब स्क्वायर दे रखा हो या स्क्वायर दे रखा हो, उसके इसके अंदर भी इसका जो फोर्स होगा नेट फोर्स होगा वो कितना जाएगा 0। बट यू आर भौतिकी तो हम इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। बट ये चीज आप याद रखना कि इसका जो फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है 0। अब इसका फोर्स कैसे लगाएंगे, इस चार्ज की वजह से फोर्स कहां लगेगा, नीचे गिरा है, इधर आएगा ना इस पॉइंट पे F1। इस चार्ज की वजह से फोर्स इस तरीके से F2 वेक्टर, इसकी वजह से F3 वेक्टर। एंगल जो पूरा है ना हमारी 30 डिग्री जो है ये कितना है, ये 60 डिग्री का है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो गया ना कि जो ये होंगे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री का, ठीक है। और इनके जो डायरेक्शन हम देखेंगे ना तो वो डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे बना दिया, यहाँ पे x है या फिर इसको हम बोलते हैं i कैप, इसको हम बोलते हैं j कैप। पहले तो हम इसका नॉर्मली जो मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है फोर्स को वो निकाल लेते हैं। तो
इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके लिए डिस्टेंस क्या चाहिए हमें, ये वाली, इसके लिए भी ये वाली डिस्टेंस, इसके लिए भी ये वाली डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो यहां से अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो क्यू चार्ज है, यहाँ पे ये क्यू चार्ज है, और यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट मान लो, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ये हमें दे रखा है। यहाँ पे आधा डिस्टेंस हो गया ना, a/2, एंगल हमारे पास हो गया 30 डिग्री, हमें निकालनी ये वाली लाइन। तो ये वाले कैसे निकालेंगे, जब बेस दे रखा है हमें, तो ट्री को लगा लेते हैं कोस वाला फॉर्मूला। तो कोस का जब यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू में एल क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है a/2, हाइपोटेनस क्या दे रखा है हमें के, जो कि हमें निकालना है। तो के हो जाएगा हमारे पास a/2 √2 3/2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा a/√3, जो के की वैल्यू आ गई। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास आ गई a/√3, यहाँ पे भी a/√3 एंड ये भी a/√3। फोर्स हम जानते हैं, फोर्स की हमने बात भी की थी पहले हमारी क्लासेज में। फोर्स क्या होता है, जो जनरल फोर्स होगा तीनों के लिए सेम लगेगा ना, F1 इक्वल्स टू में F2, और जो इनका मोड फॉर्म होगा ना उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, K Q कैपिटल Q डिवाइड्स में R स्क्वायर, R क्या दे रखा है हमारे पास a/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। साइड L, अच्छा साइड L दे रखी थी, राइट, ठीक है ठीक है, बता दिया करो ऐसे बीच बीच में, बट कोई नहीं, हम L को A लेके चलते हैं, वो सेम ही चीज होगा। यहाँ पे L A की जगह हम क्या करते हैं, L रिप्लेस अप कर देना, है ना, कॉन्सेप्ट तो सारा सेम ही रहेगा। ये तो क्या आ गया, अब उसमें आ गया क्या तरीके, क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके से हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में, बस हमें डायरेक्शन देखनी है इसकी। अब देखो डायरेक्शन के लिए सिंपल सा फंडा है, जो F1 है, F1 तो किस में पॉइंट आउट कर रहा है, ये -i में, तो क्या हो जाएगा k q q एंड ये 3 डिवाइड्स में a स्क्वायर एंड ये -j कैप। F2 सबसे जो मेन फैक्टर होता है ना वो एन कैप निकालने का होता है। सर एन कैप कैसे निकाले, एकदम इजी एंड इफेक्टिव है के अंदर। तो एन कैप निकालने का एकदम सीधा सा फॉर्मूला है, जब हम F2 निकालेंगे तो F2 हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या दे रखा है 3kq q डिवाइड्स में a स्क्वायर। अब हम क्या निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपको बस ये दे रखा है F2 डायरेक्शन और ये ऐसे दे रखा है, मतलब ये एक तरीके से क्या दे रखा है हमें कि ये कुछ इस तरीके से है और इधर ये हमें दे रखा है F2। हमें जैसे इसके एन कैप चाहिए हमें यहाँ पे, तो एन कैप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एंगल कितना 30 डिग्री। तो जस्ट इसको जो F2 है पहले इसको x से पटक दो, फिर इसको y पे पटक दो। x पे पटकेंगे तो क्या जाएगा F2 cos 30, ठीक है। तो ये क्या जाएगा cos 30 आई कैप। अब सर आप बोलो सर F2 क्यों नहीं लिखा, F2 हमने ऑलरेडी लिख दिया ना मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो cos 30। अब इसको पटक दो साइन पे, तो साइन पे पटकेंगे तो आई कैप में जा रहा है sin 30 j कैप। तो इसको इजी करते हैं, तो cos 30 क्या होता है हमारे पास √3/2 एंड sin 30 क्या होता है 1/2। 2 बाहर आ रहा है तो बाहर लेते हैं यहाँ पे इसको, तो 3kq डिवाइड्स में 2a स्क्वायर और अंदर आ जाएगा हमारे पास √3i कैप प्लस j कैप। इक्वेशन आप देके चलो 1, इसको चलो 2। थर्ड वन की बात करते हैं F3। F3 के केस के अंदर क्या होगा ना, अब ये वाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारी, अभी तो ये था, अब इस तरीके से F3 और ये 30 डिग्री का एंगल। अब इसमें क्या करेंगे ना, वही सेम चीज, x पे पटकेंगे y में पटकेंगे, ठीक है। अगर 3D के केस के अंदर रखो ना तो वो तीनों डायरेक्शन में पटकेंगे, x में पटकेंगे, y में पटकेंगे, z में पटकेंगे, फिर वहां पर थीटा के साथ हमें 5 ही गिवन होगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो F3 तो हमें पता है 3kq अपॉन में a स्क्वायर, इसको x में पटकेंगे तो x में अब की बार क्या आ रहा है -i में जा रहा है, नहीं तो -cos 30 i कैप प्लस सेम sin 30 j कैप। ऑलराइट, कर देते हैं इसको। तो F3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3kq डिवाइड्स में 2a स्क्वायर और अंदर से बच जाएगा
√3 i कैप प्लस यहां से आ जाएगा j कैप। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सारी डायरेक्शन निकाल ली हमने। नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबका ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे। वाई बिकॉज अगर डायरेक्शन नहीं निकालते ना उस केस के अंदर हम फिर इसका देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, या फिर 2 का निकालेंगे फिर मैग्नीट्यूड। बट हमने डायरेक्शन सारा के अलग अलग कर दिया। डायरेक्शन जब हम इसका नेट फोर्स तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो अपने आप नेट फोर्स आ जाएगा अपना। तो नेट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, F1 क्या दे रखा है 3kq अपॉन में a²। एक काम करते हैं ना, ये वाली चीज हम कॉमन ले लेते हैं, सबके अंदर कॉमन ही आ रहा है। ये यहाँ पे क्या आ रहा है -i j कैप, यहाँ पे एक तो 1/2 अंदर लेंगे, तो 1/2 अंदर लेंगे तो क्या आ जाएगा √3/2 i कैप 1/2 j कैप। यहाँ पे 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2 i कैप 1/2 j कैप, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3kq a²। अब √3/2 एंड √3/2 से कैंसिल आउट हो गया। 1/2j प्लस 1/2j, j एंड j माइनस j 0, बोला था ना 0 आएगा, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया इसको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे कि an objective lens with half angular aperture, an objective lens with half angular aperture theta is illuminated with light of wavelength lambda. The refractive index of the medium between the sample, refractive index क्या दे रखा है हमें, मीडियम एंड सैंपल के बीच, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव इज n, n हमें क्या दे रखा है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द लेटरल रिजोल्विंग पावर of optical system cannot be increased by, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है ना, एक तो लैम्बडा दे रखा है, एक एन दे रखा है, एक थीटा दे रखा है, और नहीं लैम्बडा एन और थीटा, हाँ। और पूछा है हमसे कि इन तीनों के अंदर हम किस चीज को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें कि जिससे जो हमारा रिजोल्विंग पावर जो होगी, रिजोल्विंग जो लिमिट होगी वो इंक्रीज ना हो, मतलब ज्यादा इंक्रीज ना हो, वो अपने जैसे कांस्टेंट में, वो वैसे के वैसे कांस्टेंट में रहे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सोचो एक बार इसके बारे में। हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये कोई सैंपल है, लेंस यहाँ पे है, यहां से आ रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है, यहां से आ रहा है, एंगल कौन सा बन रहा है, नॉर्मल से एंगल बनता है जो हमारा ये थीटा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन दे रखा है, ये हमें याद रखा है लेंस, ठीक है। तो जो ये वाले केस आएगी ना, जब भी हमारे पास ये आएगा तो इसके अंदर जो रिजोल्विंग पावर आती है ना, लेटरल रिजोल्विंग पावर, ये हमारी होती है d/λ अपॉन में 2n sin थीटा। अब जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सीधा एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। हमें जस्ट इससे कंपेयर करना है भी यहाँ पे चीजें, ठीक है। हमें क्या देखना है कि डी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होनी चाहिए,
तो डी की वैल्यू इंक्रीज कब नहीं होगी? जैसे कि मान लो फर्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पे, जब हम इंक्रीज करेंगे थीटा और एन के अंदर, तो थीटा और एन के अंदर जब हम इंक्रीज करते हैं, एन में इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा में इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब इंक्रीज कर रहे हैं तो जो जो ये हमारा होता है ना, ये होता है हमारा रिजोल्यूशन लिमिट होती है ये। विच मीन्स इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब डी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, तो जो रिजोल्यूशन पावर होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब डी जो होता है वो, सॉरी, रिजोल्विंग जो पावर होगी वो प्रोपोर्शनल होती है 1/d के, राइट। तो अगर डी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू रिजोल्यूशन पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब ऑप्शन पे आते हैं हमारे पास। ऑप्शन क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि इंक्रीज बोथ थीटा एंड एन। थीटा और एन की पावर जब हम इंक्रीज करते हैं तो थीटा और एन को इंक्रीज करेंगे लैम्बडा को कांस्टेंट मान के, तो जो डी होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर डी डिक्रीज होगा तो रिजोल्विंग पावर क्या होगी हमारे पास? इंक्रीज होगी, विच इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। दूसरा है डिक्रीजिंग लैम्बडा एंड इंक्रीजिंग एन। एन के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, लैम्बडा के अंदर डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये वही वाला केस हो गया जो हमने लास्ट क्लास में डॉपलर इफेक्ट में देखा था कि अगर ये डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा लैम्बडा, अगर इसमें इंक्रीज करेंगे तो भी डी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और डी डिक्रीज होगा तो जो पावर होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड वन दे रखा डिक्रीज बोथ लैम्बडा एंड थीटा। इसके अंदर डिक्रीज करेंगे लैम्बडा के अंदर तो डी डिक्रीज हो रहा है, बट थीटा के अंदर जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस आउट कर रहे हैं ना, कि अगर एक इसमें तो 2 डिक्रीज हुआ था, इसमें सिर्फ 2 कम हो गई, 2 टाइम्स कम हो गया, तो 2 टाइम्स ऊपर से कम हुआ, 2 टाइम्स नीचे से कम हुआ, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया, डी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब जो रिजोल्यूशन पावर था हमारा वो इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब विच इज करेक्ट, बैलेंस कर दिया इसने, ठीक है। फोर्थ में दे रखा है डिक्रीजिंग लैम्बडा एंड इंक्रीजिंग थीटा। लैम्बडा डिक्रीज हो रहा है मतलब डी डिक्रीज हो रहा है, ऑल्सो थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो थीटा इंक्रीज होगा तो फिर डी क्या होगा? और डिक्रीज होगा, और डी डिक्रीज होगा तो रिजोल्विंग पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी, विच इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा यहाँ पे? थर्ड वन, ठीक है। थर्ड आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा इसका? करेक्ट वन। अगला में दे रखा है कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक हमने कल के क्लास में किया था, एक क्वेश्चन हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें वो आया था ना हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला। तो कुछ इसी तरीके से दे रखा है ये क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेस सेल स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉइंट्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। पोटेंशियल हमें पूछा है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हमें स्फेरिकल दे रखा है, स्फेरिकल सेल हमें दे रखा हो, तो स्फेरिकल सेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, हाँ कल ग्रेविटेशनल फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल, इनसाइड तो हमें पता है 0 होता है, बट वही आउटसाइड जब हम देखते हैं डायरेक्ट याद रखना, वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? के अपॉन में आर स्क्वायर और किस वेक्टर में? आर कैप में, ठीक है। हमें क्या देखा? चार्ज में तो दे नहीं रखा, हमें दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ये बेसिकली होती है सिग्मा इक्वल्स टू में क्यू डिवाइड्स में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी, तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो ई आ जाएगा वो तो 0 है ही इनसाइड, बट जो ई आउटसाइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? के को भी रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू सिग्मा 4 पाई, रेडियस होती है ना ये आर स्क्वायर, ये होगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, हमें निकालना है भी यहाँ पे पोटेंशियल।
पोटेंशियल जो जनरल पोटेंशियल होता है माइनस होता है, इनफाइनाइट से आता है आर, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं ना पोटेंशियल, उस पॉइंट तक का आर आता है, ई डॉट डी आर। ठीक है, पहले हम केस लेते हैं आउटसाइड वाला, वी आउट। तो वी आउट जब निकालेंगे तो याद आएगा माइनस इनफाइनाइट टू आर, पॉइंट आर बाहर ही है। आउट के लिए हमारे पास ये क्या दे रखा है, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड्स में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। तो आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड्स में एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस 1/r। आर जब रखेंगे तो माइनस 1/r और इनफाइनाइट रखेंगे तो 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपन में एप्सिलॉन नॉट आर। ऑलराइट, किसके लिए, वी आउट के लिए। फिर हम निकालते वी इन के केस के अंदर। वी इन के केस के अंदर जब हम निकालेंगे ये वाला चीज, तो एक चीज याद रखना, डायरेक्ट हम यहां नहीं करेंगे इनफाइनाइट टू वी। वी इनफाइनाइट के लिए जब निकालेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से पहले हम सरफेस पे आएंगे, मतलब जो स्फेरिकल या कोई भी हमें दे रखा हो ना, स्फेरिकल सॉलिड रिंग भी दे रखी हो, तो रिंग पे पहले सरफेस पे आएंगे। तो सरफेस क्या है वहां पे, आर तक है। यहां तक तो क्या हुआ हमारे पास, ई आउट, ठीक है, डी आर माइनस, फिर आर से हम आते हैं आर में, ये होता है इन। इन वाला केस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर, वी आउट का दे रखा हमें सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड्स में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, ये वाली चीज होगी 0। तो हमारे पास क्या जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एंड 1/r स्क्वायर माइनस 1/r इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, इसको वही अगेन सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड्स में एप्सिलॉन नॉट आर, विच इज सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक आ गया हमारे पास सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर, दूसरा आ गया सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन 4 यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इस स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखा है एक मटेरियल का, हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, बट ए थिकनेस ऑफ 3/4d, where d is the separation of the plate. The new capacitance when the slab is inserted between the plates is given by, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है कि, और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो थिकनेस दे रखी है हमें, वो थिकनेस हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमें जो थिकनेस, टी से हम डिनोट कर रहे हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो कितनी दे रखी है, 3/4। ठीक है, किसके लिए है, डाइलेक्ट्रिक के लिए 3/4d। सेकेंड थिंग हमें क्या दे रखा है कि जो बचा हुआ पार्ट, मतलब दोनों किसके अंदर है, एक तो डाइलेक्ट्रिक वाला और दूसरा क्या है यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और वो जो दोनों है ये किसके अंदर है, डी के अंदर है। तो मान लो कि इतने के अंदर, मतलब 3/4 पार्ट के अंदर कितना आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो बाकी का कितना बचा, 1/4d, जिसके अंदर क्या आ गया, कैपेसिटर जो एयर होगा वहां पे, ठीक है, एयर या वैक्यूम हम उसको बोल सकते हैं। तो 2 कैपेसिटर हो गए यहाँ पे, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सो पहला कैपेसिटर कौन सा होगा, जो एयर के अंदर है। एयर के अंदर कैपेसिटेंस का अपने को पता होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ठीक है, ओके, तो एप्सिलॉन नॉट ये आता है। जब एयर की बात होगी तो हम फ्री स्पेस लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 1/4d, दैट मीन 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड थिंग हम क्या लेते हैं, वहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं हम यहाँ पे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस के अंदर जो आता है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें गिवन है के, तो यहाँ पे हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट। ये भी करते हैं डाइलेक्ट्रिक के केस के अंदर, ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन में 3/4 डी। सो 4 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 3 डी। टोटल निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, कंप्लीट का क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कंप्लीट का जब कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, दोनों के दोनों किसके अंदर है, ये सीरीज के अंदर एडेड है। मतलब यहाँ पे ये मान लो एक प्लेट है, तो मान लो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे अपन पास कैपेसिटेंस, दोनों के दोनों सीरीज के अंदर। और जब सीरीज के अंदर आते हैं तो सीरीज के अंदर अपन कैपेसिटेंस को कैसे ऐड करते हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस को पैरेलल के अंदर ऐड करते हैं। तो मतलब 1/c कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1/c एयर प्लस 1/c डाइलेक्ट्रिक, राइट। सो 1/एयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये d/4 एप्सिलॉन नॉट a प्लस 3d/4 के एप्सिलॉन नॉट a। हमें आंसर किसमें देना है, ये हमें आंसर देना है इसका जो भी सोल्व करके और काट पीट के जो भी इसका बनता है उसके अंदर देना है। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रहे, हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है सी नोट इज ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओके। तो यहाँ पे जो सी नोट है हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे जी है ना एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें सी नोट, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी की वैल्यू हम क्या रख देंगे, सी नोट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 सी नोट प्लस में 3/4 के सी नोट, राइट। तो अब इसका ले लेते हैं 4 के एप्सिलॉन नोट, सॉरी एप्सिलॉन में सी नोट, सी नोट। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के प्लस 3। तो जो हमारा सी कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 के अपॉन में के प्लस 3 एंड सी नोट। 4 के अपॉन में के प्लस 3, 4 के अपॉन में के प्लस 3, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। कर लीजिए इसको भी। अगला वाला तो इससे भी सिंपल है। व्हाट इज द करंट इन ए वायर ऑफ रेडियस आर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इज। वायर के अंदर हमें देखना है करंट, करंट डेंसिटी हमें दे रखा है जे नोट 1 माइनस में आर अपॉन आर। हम निकालते पहले एक स्मॉल रीजन के अंदर, फिर हम निकालेंगे कंप्लीट रीजन के अंदर। हमें करंट डेंसिटी क्या गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 1163। हमें दे रखा है करंट डेंसिटी जे की वैल्यू, जे क्या दे रखा है, जे नोट 1 माइनस आर अपॉन में आर, राइट। हमें निकालना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली जो करंट डेंसिटी होती है स्मॉल रीजन के लिए डी आई अपॉन में डी ए, यही होती है। हमें क्या निकालना है, करंट निकालते हैं जे डॉट डी ए, कंप्लीट करंट के लिए आई सॉरी डी आई, ये हो जाएगा तो 0 टू आर में है ना कंप्लीट, जे डॉट डी ए, डी ए क्या हो जाएगा वायर के केस के अंदर 2 पाई आर डी आर, राइट। बस जे की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है और आंसर हमारा हमारे हाथों में। तो इसको करते हैं 0 टू आर जे नोट 1 माइनस आर अपॉन में आर 2 पाई आर डी आर। तो 2 पाई जे नोट 0 टू आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर डी आर, 2 पाई जे नोट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाय 3r 0 टू r।
आई इक्वल्स टू 2 पाई जे नोट आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब बाई 3 आर। 2 पाई जे नोट आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 3। 2 पाई जे नोट इंटू, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 6। तो इसको जब और इजी करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, पाई जे नोट आर स्क्वायर बाई थर्ड। पाई जे नोट आर स्क्वायर बाई थर्ड मतलब 3 पाई जे नोट आर स्क्वायर बाई 3। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन फिगर एन एरे ऑफ एन पैरेलल रेजिस्टर्स, ठीक है, ईच आर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए रेजिस्टर्स आर एंड एन आइडल बैटरी। इफ एन identical resistors R was added in parallel to the parallel array, the currents through the battery would change by 1.25%. What is the value of N? N हमारे पास पहले से है रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। बाद में हमसे पूछा गया है कि ये होगा क्या, मतलब बताऊं आपको इसका, हमें से किसमें पूछा है, ये आर में तो आएगा नहीं, हाँ ठीक है। हमें दे रखा है यहाँ पे एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस और काफी सारे रेजिस्टेंस, फिर हमें दे रखे आगे लाइक ऐसे पैरेलल के अंदर, ठीक है। कितने हैं ये, एन है। हमें पूछा है ये एन रेजिस्टेंस तो है, एक और ऐड जब कर देते हैं ना तो करंट हमारा क्या हो जाता है, 1.25% से इंक्रीज हो जाता है। एन की वैल्यू निकालनी है, पहले हम निकालते एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब ठीक है, टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पैरेलल के अंदर एन रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर है, तो पहले पैरेलल वाला सोल्व करते हैं। तो जब पैरेलल के अंदर एन है, आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन में आर प्लस एन टाइम्स, तो ये कितना जाएगा, एन डिवाइड्स में आर। सो आर पैरेलल हमारे पास क्या आ गया, आई डिवाइड्स में एन, दोनों दोनों सीरीज के अंदर है। तो आर इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा हमारे पास, आर प्लस आर अपॉन एन, विच मीन्स 1 प्लस एन अपॉन में एन आर। करंट कितना हो जाएगा यहां से, करंट क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज डिवाइड्स में रेजिस्टेंस। सो करंट आई इक्वल्स टू वी डिवाइड्स में एन प्लस 1 आर डिवाइड्स में एन, मतलब एन वी डिवाइड्स में एन प्लस 1 आर। क्वेश्चन नंबर 2, V1 दे देते हैं हम इसको और इसको R1 दे देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जब एन रेजिस्टेंस ऐड है पैरेलल के अंदर। अब ये बोल रहा है कि एक और इसके अंदर ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे पास जो करंट हो जाता है ना 1.25% से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज बोला इसने, हाँ चेंज हो जाता है 1.25% से चेंज। तो एक तो करंट ये आ गया। अब मान लो इसके अंदर हमने एक और ऐड कर दिया यहाँ पे आर, ठीक है, तो एक और ऐड करने पर एन टाइम्स तो है ही, प्लस 1 अपॉन आर एक और हो जाएगा। तो अब की बात जो टोटल रेजिस्टेंस हो गए वो कितने हो गए यहाँ पे, एन प्लस 1 हो गए। तो जो आर पैरेलल होगा हमारा, आर पैरेलल क्या हो जाएगा, एन प्लस 1, राइट। तो आर इक्विलिब्रियम फॉर द न्यू वन, आर पैरेलल सॉरी आर इक्विलिब्रियम टू, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर प्लस आर डिवाइड्स में एन प्लस 1, विच मीन्स एन प्लस 2 डिवाइड्स में एन प्लस 1 आर। तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, I2, वो हमारे पास हो जाएगा V डिवाइड्स में n प्लस 2 डिवाइड्स में n प्लस 1 R
विच मीन्स n+1 डिवाइड में n+2 और यहां से आ जाएगा v अपॉन में r। हमें क्या बोला है यहाँ पे, हमें ये बोला गया है यहाँ पे कि जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है 1.25% से। और चेंज अपन कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज में अपन जब चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो नया वाला है पुराना वाला है, सॉरी जो I2 है I1 है डिवाइड्स में I1, और ये कितना दे रखा है 1.25%, विच मीन्स 1.25 डिवाइड्स में 100, राइट। वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, n+1 डिवाइड्स में n+2 v/r माइनस I1 की वैल्यू क्या है nv डिवाइड्स में n+v/r, nv डिवाइड्स में n+v/r इक्वल्स में 1.25 डिवाइड्स में 100। यहां से क्या हो जाएगा इसका, आई को इसको डायरेक्ट लिख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा इसका, इसको जब सोल्व करेंगे तो v/r सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1 डिवाइड में n+2 माइनस n डिवाइड्स में n+1 n डिवाइड्स में n+1 इक्वल्स टू 1.25 डिवाइड्स में 100, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, यहां पे आके यहां से इसको करेंगे तो n+1 का स्क्वायर माइनस n+2 n+1 n+2 इसको ऊपर लेके जाते हैं, n+1 डिवाइड्स में n, ये हो जाएगा 0.0125, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n² + 2n + 1 माइनस n² माइनस 2n डिवाइड्स में n² + 2n इक्वल्स टू में 0.0125। इसको करेंगे तो n² से n² कैंसिल आउट हो गया, 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा है यहाँ पे, तो n² + 2n इक्वल्स टू जाएगा 1 डिवाइड्स में 0.0125 विच इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइड में 125। सो n² प्लस में 2n माइनस 10,000 डिवाइड में 125 जब करेंगे तो ये कितनी बार होता है हमारे पास, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 25 से 25 5 125 25 चौक 100 0 5 5 8 80 इक्वल्स टू 0। n² प्लस 10n माइनस में 8n माइनस में 80 इक्वल्स टू 0। सो n + 10 माइनस 8n + 10, तो n की यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, एक 8 आ जाएगी, एक -10 आ जाएगी। -10 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वैल्यू, क्योंकि नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस कितने हो गया हमारे पास, n = 8 रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 115 द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज। हमें यहाँ पे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, वो चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और हमसे पूछना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जिस पॉइंट पे पूछा है ना उसके दूसरे पॉइंट पे चले जाके फिर वहां से हमें शुरू करना है चीजें, ठीक है सारी।
तो पहले सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सर्किट हमारा क्या देखिए बना है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ठीक है। पहले हम निकालते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। अब यहाँ पे देखो ये दो जा रहे हैं, यहाँ पे एक इधर एक इधर, मतलब ये दोनों तो क्या होंगे, सीरीज के अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे ये वाले। तो 1 में आर पैरेलल जो निकालेंगे इस केस के लिए, ये कितना आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में 1/6 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, ये 6 + 3 डिवाइड्स में 6 × 3। सो आर पैरेलल जो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 9 और नीचे आ जाएगा 18 डिवाइड्स में 9 विच इज 2 ओम। ये 2 ओम आ गया यहाँ पे, मतलब एक एक करके सोल्व करते चलते हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सोल्व करा, हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बन गया यहाँ पे, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सर्किट क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, ए बी। ठीक है, अब तुम इसको बोल भी रहे मेरे को कि लाइक सर इतना धीरे करेंगे तो पेपर कैसे होगा, तो भाई ये समझाने के लिए है ये। ठीक है, पेपर में तुम्हें अच्छे से जल्दी जल्दी करना है, अपने मन में सारी कैलकुलेशंस लेके चलनी है। अगेन हमारे पास ये चीज बन गई सेम का सेम, 3 4 2 3 4 2 सेम है, मतलब जो इसका इक्विवेलेंट आएगा, मतलब जो पैरेलल आएगा हमारे पास, जो भी इसका कंप्लीट आएगा रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 है हमारे पास। तो मतलब इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, अगेन 2 ही। ए बी, ये कितना है हमारे पास 4 ओम, ये कितना है हमारे पास 2 ओम। तो दोनों के बीच में कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट 6 ओम। ऑप्शन दे रखा है पैरेलल के अंदर है, सॉरी सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर तो डायरेक्ट ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, आज का हमारा हो गया है आई थिंक आज की क्लास अपनी। ठीक है, आज करते हैं इतना ही। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे आज की क्लास के अंदर, काफी मजा भी आया होगा। कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, डाउट्स को लेके चलेंगे। बाकी अभी आपका हाल ही में जो अभी SKSIR नेट का एग्जाम हुआ है, हम वो उसका भी सॉल्यूशन पेपर आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे विद इन द 1 and 2 days के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर हम उनका भी सीरीज आपको लेके आएंगे। ठीक है, मतलब उसको भी पेपर सोल्व करवाएंगे। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताना। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको इन फ्यूचर में मिलते रहे। अभी हम पेपर जैसे अभी चल रहे हैं तो पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं, पेपर्स के बाद हम थ्योरी क्लासेस के अंदर भी जाएंगे। लाइक जैसे कि हमने किसी एक कॉन्सेप्ट को उठाया, कॉन्सेप्ट को उसको पूरा समझा के फिर हम उसको सॉल्यूशन, उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिस भी एग्जाम में आ रखे सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे। तो इन सब के लिए बस आपको इतना सा करना है, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो उनको भी इनकी हेल्प है, जो भी तैयारियां कर रहे हैं इन चीज की। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।